हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में जो कंपलसरी पेपर है, जो सबको पढ़ना होता है, पेपर कोड 110। बुक का नाम है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। पेपर कोड 110 के सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है संप्रेषण की प्रक्रिया। इस वीडियो में हम संप्रेषण की प्रक्रिया को समझेंगे। उससे पहले हम सेकेंड यूनिट को समझ लेते हैं, उसमें पढ़ना हमें क्या क्या है। सेकेंड यूनिट में चैप्टर वाइज लिखा गया, देख लेते पहले क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट पे पाठ्य योजना, अवधारणा, आवश्यकता एवं सोपान। सेकेंड जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। थर्ड स्व अनुदेशानात्मक उपागम, अभिक्रमिक अनुदेशन, रेखीय एवं साखीय। और फोर्थ है शिक्षण के उपकरण। फिफ्थ है फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। सिक्स नंबर पे सूक्ष्म शिक्षण। सेवन्थ नंबर अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। यहाँ प्रशिक्षण होगा। सेकेंड यूनिट में हमें टोटल इतना सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। उससे पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। संचार क्या होता है? शिक्षण एक संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में, जो हमारा टीचिंग है वो कम्युनिकेशन के रूप में समझते हैं। कैसे है? संचार अथवा संप्रेषण। संचार अथवा संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कॉमन या सामान्य। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। और संचार जो है अंग्रेजी भाषा शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। अतः संप्रेषण में व्यक्ति परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, अर्थात संप्रेषण का अर्थ परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करना है। संप्रेषण में अंतः प्रक्रिया निहित होती है, जिसमें पारस्परिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब संप्रेषण की परिभाषा को समझ लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार इसका परिभाषा दिया है। अब विद्वानों के अनुसार समझते हैं कौन क्या कहा है। एडगर डेल के अनुसार, सबसे पहले हम देखते हैं एडगर गेल महोदय ने संप्रेषण के संबंध में क्या कहा है, उसकी परिभाषा कैसे दी है। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी। कीथ डेविस के अनुसार, कीथ डेविस ने संप्रेषण को किस तरह परिभाषित किया है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें समझ एवं संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। अब न्यूमैन एवं समर के अनुसार समझते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों एवं भावनाओं का विनिमय है। मैककॉर्लैंड के अनुसार इन्होंने संप्रेषण की क्या परिभाषा दिया है, इसको देखते हैं। मनुष्यों के अर्थपूर्ण अंतःक्रिया ही संप्रेषण है। मैककॉर्लैंड ने कहा है मनुष्यों के अर्थपूर्ण अंतःक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। अब समझते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या होता है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित एवं दृढ़ होते हैं। इस प्रक्रिया में एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान की प्रक्रिया अलग अलग तथ्यों पर निर्भर करती है और यह एक दूसरे पर आश्रित और संबंधित होते हैं। हर तथ्यों का अपना अलग अलग भूमिका होता है
तथ्यों को समझते हैं पहले। यहाँ लिखा गया है यस मीन्स सेंडर, संप्रेषण का स्रोत या संदेशवाहक, और ये जो है एनकोडिंग, उसके बाद मीडियम यानी माध्यम, उसके बाद डिकोडिंग, फिर रिसीवर, संदेश जो प्राप्त करता है। यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे फीडबैक यानी कि पुष्टि पोषण। इस मॉडल के अनुसार जो व्यक्ति संदेश भेजता है उसे लिखता है, फिर किसी न किसी माध्यम द्वारा, अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे रेडियो भी हो सकता है, टेलीफोन, तार, भाषण द्वारा, इन सब आदि के द्वारा। उसके बाद संदेश प्रेषित करता है यानी भेजता है। प्रेषित संदेश यानी भेजा गया जो संदेश है जहाँ पहुँचता है उसे पढ़कर, यानी कि डिकोडिंग, उसे संदेश को पढ़कर। जब संदेश को पढ़ लिया जाता है और संदेश जिसके लिए है उस तक पहुंचाने तक यानी रिसीवर तक पहुंचाते हैं, यह व्यक्ति यदि आवश्यकता होती है तो संदेश प्राप्ति की सूचना देता है, यानी कि फीडबैक करता है, प्रतिपुष्टि। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या है संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले संदेश का स्रोत। स्रोत से अभिप्राय उस व्यक्ति या घटना से है जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। यह शाब्दिक या अशाब्दिक हो सकता है और यह संप्रेषण की प्रारंभिक अवस्था होती है। एक संप्रेषण प्रक्रिया संदेश के स्रोत से प्रारंभ होती है। इसके अभाव में संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं संचालित हो सकती है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर समझते हैं आवश्यकता तो जो है संदेश। इसका तात्पर्य विचार, सोच, तथ्य या सूचना होता है जो एक उद्दीपक के रूप में होता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। जैसे व्यक्ति के द्वारा शाब्दिक या अशाब्दिक हाव भाव इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण के माध्यम से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनकी सहायता से संदेश को भेजा और प्राप्त किया जाता है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, पुस्तकें इत्यादि। चौथा नंबर है प्रतीक या संकेत। जो किसी अन्य वस्तु या प्रतिनिधित्व करते हैं वे संकेत या प्रतीक कहलाते हैं, जो शाब्दिक और अशाब्दिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। पांचवा नंबर देखते हैं संदेश को सांकेतिक भाषा में लिखना यानी कि एनकोडिंग। संदेश को सांकेतिक भाषा में लिखने से तात्पर्य यह होता है कि किसी संदेश को किसी शब्द, संकेत आदि के रूप में बदलकर उपयुक्त विधि द्वारा भेजने की व्यवस्था ही एनकोडिंग कहलाती है। अब डिकोडिंग समझते हैं। डिकोडिंग क्या होता है, यानी कि कूटनवाद की प्रक्रिया। डिकोडिंग से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसमें संदेश को उसी रूप में बदलना होता है जिस रूप में प्राप्त करने वाले को भेजने वाला प्रेषित किया होता है। ये हो गया डिकोडिंग। अब 7 नंबर पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक को समझते हैं। इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान पृष्ठपोषण के द्वारा संदेश प्रेषक भेजने वाले को जानकारी मिल जाती है। प्राप्तकर्ता को संदेश किस रूप में प्राप्त हुआ और उसका अर्थ क्या समझा गया, यही फीडबैक होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं 8th नंबर संदेश ग्रहणकर्ता यानी कि रिसीवर। संदेश ग्रहणकर्ता का तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है
जो सांकेतिक भाषा के संदेश को प्राप्त करता है तथा संदेश प्राप्त करने के लिए सुनना, लिखना, अवलोकन करना पड़ता है। यह हमारा संप्रेषण के आवश्यक तत्व तो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं संप्रेषण की विशेषता क्या होती है। पहला नंबर है, संप्रेषण में अंतःक्रिया होती है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। दूसरा नंबर है, संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जहां एक पक्ष संदेश देने वाला तथा दूसरा पक्ष संदेश ग्रहण करने वाला होता है। तीसरा पॉइंट, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथी विशेषता है, संप्रेषण में विचारों, भावनाओं तथा तथ्यों का आदान प्रदान होता है। पांचवा नंबर, शिक्षण की प्रभावशीलता एक प्रभावशाली संप्रेषण पर निर्भर करती है। छठवां नंबर है, प्रभावशाली संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक मीन्स होता है गतिशील, निरंतर चलने वाली। सातवां नंबर, संप्रेषण में प्रयोग होने वाली शब्दावली का अर्थ सुनिश्चित होने पर ही संप्रेषण सार्थक होता है। अब समझते हैं संप्रेषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक, यानी कि शाब्दिक मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन और शाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक या लिखित संप्रेषण आते हैं और शाब्दिक संप्रेषण के अंदर मुख मुद्रा, वाणी संकेत, स्पर्श। शाब्दिक मीन्स होता है जिसमें बोल करके विचारों का आदान प्रदान किया जाए, और शाब्दिक मीन्स बिना बोले संकेत द्वारा, इशारे द्वारा किया जाए। अब संप्रेषण की विधियों को समझते हैं। मेथड्स ऑफ संप्रेषण, आई मीन कम्युनिकेशन। पहला नंबर, मौखिक एवं लिखित विधियां, जिसके अंतर्गत चर्चा, वार्ता, व्याख्या, प्रश्नोत्तर इत्यादि विधियां आती हैं। वाणी संकेत, दूरदर्शन, रेडियो, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो टेप, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ओवरहेड प्रोजेक्ट, पुस्तकें, चार्ट, पोस्टर, ग्राफ, स्लाइड प्रोजेक्ट, ये सब संप्रेषण की विधियों के अंतर्गत आते हैं। अब संप्रेषण की उपयोगिता एवं महत्व को समझते हैं। संप्रेषण की उपयोगिता एवं महत्व को समझते हैं। सबसे पहले पहला देखते हैं, प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने में संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा, सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्थापित करने में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, प्रभावशाली नेतृत्व का विकास करता है। पांचवा नंबर देखते हैं, विचारों के आदान प्रदान में सुविधा प्रदान करता है। छठवां, मानवीय संबंधों का निर्माण करता है। अब संबंधों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार को समझते हैं। पहला होता है अवैयक्तिक एवं वैयक्तिक संप्रेषण। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तीसरा, समूह संप्रेषण। चौथा, जन संप्रेषण, यानी कि मॉस कम्युनिकेशन। अब संप्रेषण में आने वाले अवरोध को समझ लेते हैं। अवरोध क्या क्या हैं। पहला जो है भौतिक बाधाएं, इसके अंतर्गत क्या आती हैं, अदृश्यता, ध्यान केंद्रित न होना, वातावरण संबंधी असुविधाएं आदि संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब दूसरा समझ लेते हैं, भाषा संबंधी बाधाएं, अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक उच्चारण, अस्पष्ट संकेत, अस्पष्ट संकेत, शब्दों को दबाकर बोलना आदि, ये सब भाषा संबंधी बाधाएं होती हैं। तीसरा, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पूर्वाग्रह, अरुचि, अलाभकर चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासा इत्यादि, ये सब मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं
जो संप्रेषण में अवरोध का काम करती हैं। चौथा देखते हैं पृष्ठभूमि की बाधाएं। पूर्व अधिगम, संस्कृति, भेदभाव, पूर्व कार्य का कारण, ये सब पृष्ठभूमि की बाधाएं हैं। अब हम संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय को भी देख लेते हैं। अवरोध क्या है इसको समझ लिए, अब उसको कैसे दूर किया जा सकता है इसको समझ लेते हैं। पहला, सरल अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करके। दूसरा, सरल भाषा का प्रयोग करके। तीसरा, व्यवस्थित एवं सार्थक संप्रेषण के द्वारा। चौथा, पूर्वाग्रह से बच के। पांचवा, हस्तक्षेप न करके। छठवां, उद्देश्यों माध्यम की अस्पष्टता से। सातवां, संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने में संदेश को भली भांति ठीक प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। और आठवां जो है, संतुलित वातावरण एवं समय का सदुपयोग करके संप्रेषण की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने संप्रेषण की प्रक्रिया को समझ लिया है। संचार क्या होता है उसकी परिभाषा भी देख लिए विद्वानों के अनुसार। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझ लिए, संप्रेषण के तत्व को भी समझ लिए, और संप्रेषण में आने वाले अवरोध और अवरोध से कैसे बचा जाए, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है।